अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आवर के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं माजिद अली। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि कल सारा दिन एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट चलती रही है जो पूरे मीडिया ने भी डिस्कस किया उसको। वो ये है कि जी पिछले 30 साल में पाकिस्तान की जो हुकूमतें थी उनमें से PMLN की जो हुकूमत थी उसको सबसे बेहतरीन करार दिया गया है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। तो वाजिद से मैं पूछूंगा कि एक तो इसकी डिटेल्स क्या हैं, दूसरा ये कि क्या वाकई ये इतनी अच्छी थी और इसमें ये किन फैक्टर्स के बेस पे उन्होंने ये बोला कि वो सबसे बेहतरीन हुकूमत थी अपने राइवल्स के मुकाबले में। जी शहरियार, ब्लूमबर्ग ने एक एनालिसिस रिपोर्ट एक शाया की थी जिसके ऑथर हैं अनुकर शुक्ला, जो कि एक साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट भी हैं और इंडियन बेस्ड जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया था कि नवाज शरीफ ने आउट परफॉर्म कर दिया अपने राइवल्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है और दीगर राइवल्स। अगर आप बात कीजिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और उनके दौर में जो उनका 4 पीरियड उनके रहे हैं, उनमें जो इनकी कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन थी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है वहाँ पे। और जो ऑथर हैं उन्होंने जो एक साइट की है रीज़न, वो थी मिजरी इंडेक्स। मिजरी इंडेक्स ये होता है कि एक इनफॉर्मल मेजर होता है जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट को कंबाइन करते हैं किसी भी कंट्री का एक स्पेसिफिक पीरियड में, उसके बाद एक रेशो निकलती है जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं। तो मिजरी इंडेक्स के मुताबिक जो नवाज शरीफ की जो एक दौर रहा है 30 साल, उसमें ये बताया गया था कि जो मिजरी इंडेक्स जो एक रेशो थी, परसेंटेज थी, वो 14.5 थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 16.8 थी और उसके साथ पीपल्स पार्टी की 17.2 थी। तो इसी बेस पे ये कहा गया है कि मिजरी इंडेक्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का था वो कम रहा है और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी काफ़ी हद तक स्टेबल रही है और इसमें जो उनके राइवल्स थे उनका कोई मतलब इतना किरदार नहीं रहा। और साथ ये भी उन्होंने बताया है कि इलेक्शन जैसे आपको पता है कि Feb 8 को होने जा रहे हैं जनरल इलेक्शन, तो इस हवाले से ये भी लोगों की एक क्वेश्चन है कि आया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो उसके बाद मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है, आया वो रिकवरी की तरफ जाएगी या वैसे ही रहेगी। तो उस हवाले से ब्लूमबर्ग ने एक कुछ क्या कहते हैं कंसर्न है उनका भी उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट होके, उसके लिए जो एक रोड होगा इकोनॉमिक रिकवरी का या फिर गवर्नेंस का, वो इजी नहीं होगा। उनमें जो चंद रीज़न ये बताई हैं कि आपके जो इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें कोई खातिर खा कमी नहीं आएगी और वो या तो स्टेबल रहेगा या फिर उससे नीचे ही गिरेगा, वहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। और साथ ये भी बताया कि आपको जैसे पता है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 बिलियन का जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, उसके तहत कुछ खास कंडीशन भी इंटरनेशनल जो लैंडर है उसकी तरफ से इम्पोज की गई थी पाकिस्तान में, जिसमें आपके पावर सेक्टर के हवाले से थी और टैक्सेशन के हवाले से थी और रिसेंटली जिसके हवाले से एक मिनी बजट भी आया जिसमें 18 अरब रुपए के हर माह इजाफी टैक्स लगाने की अश्योरेंस दी गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। तो इस हवाले से भी कहा गया है कि IMF कंडीशन और साथ साथ ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो खातिर खा नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो भी एक नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल का जो एक रोड मैप है और साथ गवर्नेंस का है वो ईजी नहीं होगा। अच्छा वाजिद, ये तो उन्होंने PMLN के हवाले से तो ये बात की है कि उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेस्ट रही है इन द लास्ट 30 ईयर्स, बट आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये इन्होंने PTI और इमरान खान के हवाले से भी कुछ बताई कि उनकी जो पॉपुलैरिटी किस तरह की रही है, कितनी रही है। डिस्पाइट के एक तरह से ब्लूमबर्ग डिसाइड कर रहा है कि जो नवाज का जो एरा था वो एक पिनियाकल था इकोनॉमिक सक्सेस के हवाले से। साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिस्पाइट ये रीज़न कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी इंडेक्स में 57% के साथ टॉप पे खड़ी हुई है। उसमें एक मेजर रीज़न यही है कि जब इमरान खान को आउस्ट किया गया थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट, उसके बाद जो PDM की 14 मंथ्स की गवर्नमेंट आई थी, उसमें जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो उसकी वजह से लोगों का जो एतमाद था वो काफ़ी हद तक इन्होंने लूज़ किया और उसके बावजूद जो एक सेंटिमेंट्स थे अवाम के वो PTI के साथ अभी तक स्टैंड करते हैं। और पॉपुलैरिटी लेवल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक वो इलेक्शन में उनका सिंबल ले लिया गया और साथ उस तरह के पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है 57% के साथ वो स्टैंड करता है। वो PDM की हुकूमत की आपने बात की उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से कि भाई उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत गिरी थी। उसका आई थिंक एक मेन रीज़न ये भी था कि उन्होंने आते साथ ही IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमने कहा है, और जो 3 साल के लिए मेरे ख्याल से था, 3 इंस्टॉलमेंट्स उसमें मिली थी। उसमें अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई हैं और लास्ट वीक मिली थी $70 करोड़ की, और अभी तक जो हमें एक लास्ट इंस्टॉलमेंट मिली है वो $1.1 बिलियन की मिली है, जिसके हवाले से नेक्स्ट मंथ में
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल जो मनी लेंडर है उसके साथ एक नेगोशिएशन का राउंड टॉक भी होगी। बिल्कुल, और उसी लास्ट इंस्टॉलमेंट को हासिल करने के लिए मेरे ख्याल से हम इतनी तगोदौ कर रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने बना के पाकिस्तान हुकूमत ने IMF को प्रेजेंट की है कि जी वो किस किस किस्म के रिफॉर्म्स लेके आएंगे टैक्स सेक्टर में और एंटी करप्शन में, और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी एफिशिएंसी और अपनी इकानमी को किस क्या करेंगे। उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कल ही आई है उसमें ये था कि IMF को हमने एक प्रपोजल्स बना के दिए कि जी हम अपना जो एंटी करप्शन जो हमारे मेजर्स हैं हम उनको किस तरह से मजबूत करेंगे। और क्योंकि IMF ने बेसिकली जोर दिया है कि जी आपने अपने जो हुकूमती इदारे हैं उनको मजबूत बनाना है, उनमें जो करप्शन पाई जाती है, उनमें जो रिश्वत का बहुत ज़्यादा जोर है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है इन इदारों के अंदर, तो वो ये 3 बेसिकली जो सेक्टर्स हैं इनमें IMF ने जोर दिया है कि जी आपने इन पे कंट्रोल करना है, इनको डिक्रीज़ करना है, जिसके लिए आपने स्वीपिंग रिफॉर्म्स लेने हैं। तो हमने जो पाकिस्तान हुकूमत है उन्होंने जो IMF को प्रपोजल्स दिए हैं उनमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जी अपने इदारों को हम मजबूत बनाएंगे, जो बेसिकली इदारे जो आपके एंटी करप्शन के इदारे हैं, जिनमें से सबसे सारे फहरिस्त NAB है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, जो इस तरह के इदारे हैं उनको मजबूत बनाएंगे और उनकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो IMF की तरफ से कंडीशन पुट की जाती है वो ये टैक्सेशन के हवाले से होती हैं कि आप ये कर दें वो कर दें, लेकिन इस बार वो एक नई प्रपोजल के साथ आए कि आपके जो एंटी करप्शन जो बॉडीज हैं उनको आप स्ट्रेंथन करें ताकि करप्शन को लोअर डाउन आप करेंगे तभी आपके जो अपने टारगेट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी हद तक वो। तो हमने जो अपने एंटी करप्शन इदारों को मजबूत करने के लिए जो हमने प्रपोजल्स दिए हैं या मेजर्स हमने सजेस्ट किए कि हम लेंगे, उनमें सबसे ऊपर ये है कि जी NAB जो है इदारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है इस हवाले से, उसका जो कहा जाता है कि जी वो सियासी मुदाखलत करता है, जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है अपने ओपोनेंट किसी भी हुकूमत के एंड से, एंड इट्स नॉट जस्ट वन पार्टी और किसी एक, हम हुकूमत की बात नहीं करें, मुख्तलिफ हुकूमत में ऐसे होता आया है। जब से एस्टैब्लिश हुआ तब से एज ए टूल यूज हुआ है बाय द सिटिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। तो इसका जो एक तासुर, ये एक बहुत पॉपुलर तासुर है कि जी इसी लिए बना था और इसलिए इस्तेमाल हुआ भी है। तो हम पाकिस्तान की जो अब करंट हुकूमत है, जो केयर टेकर हुकूमत है, उन्होंने IMF को ये इंश्योर कराया कि जी अब जो इसकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है NAB की वो कम्प्लीटली ख़त्म की जाएगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट हों। और ये वो किस तरह करेंगे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो NAB चेयरमैन है उसकी जो तैनाती है वो कम्प्लीटली मेरिट पे होगी और जो NAB की जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी कम्प्लीटली जो है वो डिफाइन किया जाएगा, क्लियरली डिफाइन होगा, ताकि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको वो भी क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो और वो भी एक सही डायरेक्शन में चलें। अच्छा यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि जो NAB चेयरमैन की जो एक अपॉइंटमेंट होती है वो अभी किसके थ्रू हो रही है, मतलब PM के थ्रू होती है या फिर इसमें नहीं? ये जो है आपकी सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलके इसको डिसाइड करते हैं। ये दोनों तरफ से नाम प्रपोज होते हैं, फिर उनमें एक नाम पे फिर फाइनल किया जाता है। तो ये फिलहाल इस तरह से हो रही है। अब वो आपको पता है कि किस तरह से दोनों साइड्स जो हैं वो एक नाम पे नहीं आ पाती हैं इतनी आसानी से, तो ये टसल चलती ही रहती है और इवेंचुअली जो है वो किसी एक साइड को झुकना पड़ता है। तो अभी तक तो फिलहाल ये चक्कर चल रहा है। ज़्यादातर ये सियासी तकरीरियाँ ही होती हैं कि कोई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं का फिर वो प्रिवेल करते हैं, उनका नाम प्रिवेल करता है, उनका जो चोजन कैंडिडेट होता है वो प्रिवेल करता है। अभी तक तो इस तरह हो रहा है। अब हमने प्रपोज तो किया है कि जी हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इसको मेरिट पे लेके आएंगे, ये बातें पहले भी होती रही हैं। सो वी डोंट नो कि एक्चुअली होगा कि नहीं, बट हमने कहा है तो लेट्स सी कि होता है कि नहीं। उसके अलावा IMF ने बहुत स्ट्रेस किया है कि जी आपने अपने इदारे जो है मजबूत बनाने हैं, उनमें ब्राइबरी, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन जो है ये एलिमेंट कम्प्लीटली खत्म होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट इदारों में। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि ये मतलब एक बहुत ही पॉपुलर तासुर है, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब होती हैं, इनके बगैर तो काम होते नहीं। किसी मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, किसी इदारे से आपने काम कराना है तो आपको मतलब इनमें से किसी एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो इससे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी कोई है नहीं ना, बिकॉज परफॉर्मेंस तो आपको नेचुरली आनी चाहिए, उनको किसी ये एक्सटर्नल जो ये फैक्टर्स हैं उनका सहारा लेना चाहिए ही नहीं। तो ब्राइबरी और करप्शन जो है एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो कि अब ख़त्म होगी होपफुली। एंड उसके अलावा जो आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसी रिपोर्ट का हिस्सा है जो IMF को दी गई है, उसमें ये है कि जी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो एसेट्स और उनके इनकम की डिटेल्स हैं वो अब कम्प्लीटली और क्लियरली पब्लिक अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। पहले भी होती थी, हमें पता ही है कि जब हर दफ़ा जो इलेक्शन, लेकिन जो पहले होती थी उसमें बताया कुछ जाता था, पीछे कुछ होता था। यही मसला है ना कि होता बड़े बड़े नाम और जिनके सामने जब ऐसी डिटेल्स आती थी, उनमें जब डिटेल सामने बंदा यकीन ही नहीं कर सकता था कि इनके पास ये चीज़ है
ये चीज़ हमें दिख रहा होता है कि भाई ये इस तरह वो इतना नहीं है, इतने अमीर है, इतने गरीब नहीं है जितने वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये भी ये भी करप्शन के आंसर में आता है कि जी आप कह कुछ रहे हैं, आपके एसेट्स ऑब्वियसली हैं कुछ और जो कि दिख भी रहा है, और आप बट डिक्लेयर नहीं करते हैं, बता रहे हैं कि एसेट इट्स एन एफिडेविट, एग्जैक्टली। तो आप एक रॉन्गफुल डिक्लेरेशन काइंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन सिंस उन लॉज की कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई उनको चेक नहीं कर रहा कि भाई ये अगर गलत डिक्लेरेशन है तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कर देना चाहिए कि आपने डिक्लेयर कर दिया और आप पीछे सिट बैक एंड एसेस करें वहाँ पे कि जो डिक्लेयर हो गया उसके बाद हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, हम कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक जो ऐसे बताया जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एक स्क्रूटनी होनी चाहिए वहाँ पे। अगर कुछ बाद में बियॉन्ड कुछ एसेट आते हैं तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होगा। बस वही फिर हमने जिस तरह बात की ना कि अब इन इदारों में जो ट्रांसपेरेंसी है, इन इदारों की जो अकाउंटेबिलिटी अपनी है वो इंश्योर करने के लिए अब IMF ने तो जोर दिया है और अब इस दफ़ा मेरे ख्याल से हम थोड़ा सीरियस नज़र भी आएंगे, क्योंकि अगर हमें पैसे चाहिए जो कि हमें चाहिए ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी को, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा। वी हैव टू शो रिजल्ट्स टू गेट द मनी। जहाँ तक अब ये मनी की और इन्वेस्टमेंट्स की और बिजनेस की बात हो रही है, एसेट्स की बात हो रही है, तो एक चीज़ जो मुझे छोटी सी ऐड करनी है वो ये है कि जी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आने वाली है 29 को, और उसी रोज़ उस कमेटी की मीटिंग के बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे स्टेट बैंक। और पॉलिसी अब इंटरेस्ट रेट जो है इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी बेसिस पे वो लोग बैंक से लोन्स वगैरह बोरो करते हैं, जो उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इससे अफेक्ट होता है। तो ये अनाउंसमेंट तो होने वाली है 29 को। उससे पहले जो बिजनेसमैन है, जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, उन्होंने दे होप एंड देव आस्क्ड द गवर्नमेंट, देव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि जी जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्टेबल ही रखें, जो कि पिछले कई 4 consecutive सेक्शन से 22% स्टेबल रहा है। तो लास्ट दिसंबर में भी ये इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जो 22% ही रही थी। और अब जो बिजनेसमैन हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, उन्होंने उनका ये अपना मानना है कि जी ये स्टेबल ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि जो करंट एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक, उसमें दे कैन नॉट अफोर्ड कि ये मजीद बढ़े और उनका ज़ाहिर क्योंकि इससे इनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जैसे आपको बताया कि लास्ट जो हमारे एपिसोड रहे हैं उनमें हम जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है उसके बारे में हमें काफ़ी एक मेजर हमने चंक दिए है उनकी डिस्कशन के हवाले से। तो साथ आज एक और इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान रेलवे, जो कि हालिया कुछ बरसों में काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुआ है, कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ है वहाँ पे, लेकिन कुछ मसाइल भी थे गुज़िश्ता पिछले माह से कि उनमें कुछ सैलरीज़ का इशू था, कुछ उनकी दोबारा कुछ जो बूथ कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन अब उस हवाले से एक अच्छी खबर ये आई है कि UAE और साथ रशिया ने पाकिस्तान रेलवे का जो सेक्टर है उसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंदिया दे दिया, जिसमें जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान रेलवे के उनमें खर्च होगी, जो रेलवे का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और साथ कोयटा ताफ्तान जो रेलवे है उसको भी फर्दर इस्टेब्लिश किया जाएगा। मेन फोकस वो होगा। और साथ ही भी बताया गया कि चाइना ने भी इंटेंट का शो किया है, इजहार किया है कि UAE और रशिया के साथ साथ वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसमें जो रशिया का जो मेजर चंक है वो है कि $550 मिलियन वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के रेलवे सेक्टर में। और ये मेरे ख्याल में आइंदा कुछ बरसों में जो पाकिस्तान के जो सिटीजन शहरी हैं जो कि एक फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान रेलवे को एज ए मैस ट्रांजिट के बाद यूज़ करते हैं अपना सफ़र करने के लिए, उनके लिए मज़ीद इंप्रूवमेंट आएगी और उनका जो सफ़र है वो काफ़ी बेहतर होगा। आई होप सो कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अपनी सही जगह जहाँ बताया गया वहाँ लगती हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। सी आई थिंक इस रेलवे को मजीद इंप्रूव करने के, इसको मजीद स्टैब्लिश करने की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सी इसके अलावा क्या है, एयर फेयर रह जाता है, एयर ट्रैवल हर किसी की रीच में नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोविड एयर ट्रैवल जो है बहुत महंगा होता गया है। अगर आप लाहौर टू कराची का ही फेयर करें तो मतलब वो इट्स गॉन अप टू लाइक आई थिंक 80-90,000 चला गया है, तो वो तो बहुत एक्सॉर्बिटेंट है, ज़ाहिर है वो हर किसी की रीच में नहीं है। तो अब ट्रैवल का मोड आपके पास क्या रहेगा, आपने रेलवे रह गई है या बस रह गई है, तो रेलवे को मजीद और लोग प्रेफर कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, तो इसलिए भी आई थिंक रेलवे को हमें इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। रेलवे में काफ़ी इंप्रूवमेंट ये भी हुई है कि आप देखें ना कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह का भी है, जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी इनिशिएटिव चाइना के किया गया, तो उसके हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इससे पहले ऑरेंज लाइन से पहले मैं बता दूं कि चाइना का भी आपने जिक्र किया, चाइना जैसे हमारी हिमालय से भी ऊंची और शहर से भी मीठी दोस्ती है, चाइना जो है पाकिस्तान के रेलवे सेक्टर में काफ़ी अरसे से इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहा है और सीपैक के थ्रू भी उन्होंने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की है, तो वो चाइना जो कर रहा है अब वो शायद आगे नहीं बढ़ा मेरे ख्याल से, हमारी तरफ से शायद कुछ लैगिंग है, बट जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से कोशिश जारी है। सो लेट्स सी कि ये आइंदा कुछ अर्से में रेलवे मजीद कितना इंप्रूव करता है। ऑरेंज लाइन का आपने जिक्र किया, ऑरेंज लाइन के हवाले से बेसिकली अपडेट ये है कि ऑरेंज लाइन को पाकिस्तान की जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने सोलर एनर्जी पे ट्रांसफ़र करने का प्लान किया है।
जिससे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की तो कटेगी ही, उसकी वजह से फेयर्स भी होपफुली सेल्फ रिलायंस कम हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएगी, और जो एनर्जी एफिशिएंट जो है वो बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा। तो अभी इस हवाले से हो क्या रहा है कि नेस्पा के साथ जो है गवर्नमेंट की निगोसिएशन चल रही है, पंजाब गवर्नमेंट की, एंड 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से जो स्टडी जो है 3 महीने कंप्लीट होगी, उसके बाद ये सोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब इस सोलर प्रोसेस में होगा क्या कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जगहों में, जिनमें ये स्टेशन ऑरेंज लाइन के स्टेशन हैं, इनके डिपोज हैं, स्टेबलिंग यार्ड्स जो इनके ऑरेंज लाइन के होते हैं, वहाँ पे ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे और ग्रिड स्टेशंस बनाए जाएंगे। सो अभी इनिशियली हमारे पास यही है कि भाई सोलर पे कन्वर्ट करना है इसको, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही वेलकम आई थिंक डेवलपमेंट है। तो मेरे ख्याल में हम जब से शुरू किया इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी, और साथ ये भी क्योंकि इंपोर्टेड काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैं इसमें ये भी आपको एक ऐड करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है कि दुबई में जो पाकिस्तानी नेशनलिटी है वो 7th लार्जेस्ट नेशनलिटी बन गई है, जो वहाँ पे प्रॉपर्टी जो परचेज होती है उसमें वो प्रोमिनेंट हो गए हैं 2023 में पाकिस्तानी, और उनका जो काफ़ी दिलचस्पी हुई है वहाँ पे जो टॉप बायर्स हैं रियल एस्टेट के, वो बन गए वहाँ पे 7th में, और लास्ट ईयर वो 6th पोजीशन पे थे पाकिस्तानी, और इस मंथ वो 7th पे आ गए वहाँ पे। और देखा जाए तो इंडिया इमर्ज ऐसे टॉप बायर ऑफ दुबई रियल एस्टेट है 2023 में, वो हुआ है। तो देखा जाए तो कि दुबई ने 2023 में अपने मुल्क में 1 लाख के करीब मजीद सिटीजन्स ऐड किए हैं वहाँ पे। अच्छा। और जो उनका प्रॉपर्टी मार्केट है उनमें भी रिकॉर्ड परचेज और जो सेल है वो भी स्टार्ट हुआ। जैसे आपको पता है कि दुबई यूएई वगैरह एक फाइनेंशियल हब बन गया वहाँ पे, फाइनेंशियल टूरिज्म हब बन गया वहाँ पे, मेल्टिंग पॉट काइंड ऑफ चीज़ है ना, हर नेशनलिटी वहाँ पे आती है। ऐसी बात है। तो आपके जो मुल्क जो पूरी ग्लोबल के जो टॉप बिजनेसेस हैं उनकी जो निगोशिएशन होती हैं वो दूसरे ममालिक से, वो एक सेंट्रल हब बन चुका है। और पाकिस्तानी जो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि 7th लार्जेस्ट नेशनलिटी बन गई है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कुछ खरीदो फरोख्त हो रियल एस्टेट की वहाँ पे, लेकिन काफ़ी बिजनेस भी हमें उस ग्लोबल जो इकोनॉमिक हब है वहाँ से आ रहा है। बट क्या उसका फ़ायदा हमें एज एन हमें कंट्री को होगा, या जो इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में वो अपने लिए ही करें? उनके देखिए फॉरेन रेमिटेंसेस तो आएंगे, अगर देखिए मेन मकसद दुबई में जो भी जाता है वो अपना जो एक नेटवर्क है, अपना बिजनेस नेटवर्क है, उसको इन्हांस करने जाता है वहाँ पे, उसको कोलैबोरेशन करता है उनके साथ, जो दूसरे जो ग्लोबल मार्केट जो टाइकून होते हैं उनके साथ। तो एटलीस्ट अगर कोई पाकिस्तानी जा रहा है तो वापस भी उसका कुछ ना कुछ चंक पाकिस्तान में आता है, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही बेनिफिट होता है वहाँ पे। अच्छा, बात अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का तो हमने जिक्र किया है। एक और सेक्टर जिसके हवाले से हमारे पास खबर है वो ये है, वो टोबैको इंडस्ट्री है, जो कोई एक बहुत बड़ी और फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। टोबैको इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जो FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है वो बेसिकली फेल कर रहा है टू आइडेंटिफाई जो फेक पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स हैं, उनके ऊपर फेक स्टैम्प्स लग के वो बिक रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि जो उनके जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं वो तो मार्केट में तो नहीं आ रहे हैं, जो फेक पैक्स हैं वो बेतहाशा बिके जा रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि जी इसको चेक करें, क्योंकि स्मगल्ड बहुत सारी सिगरेट्स आ रही हैं, स्मगल्ड सिगरेट्स के ऊपर वो फेक स्टिकर्स लगा के वो इनके ब्रांड्स बना के बेच रहे हैं। तो जब इनकी मार्केट लीडर है, जब आपने इतना टैक्स लगा दिया तो लोग तो दूसरी अल्टरनेटिव वे तो ढूंढेंगे वहाँ पे। ऑल्टरनेटिव इज आई थिंक इज अनदर थिंग, बट एक फेक सिगरेट जो है वो फेक मतलब वो तो रियल है ही नहीं ना। एक रियल को आप किसी और ब्रांड के नाम से बेचें तो दैट्स सेपरेट, या स्मगल करके बेचें तो दैट्स सेपरेट। और वैसे भी अगर टैक्स लगा रहे तो वो एट द एंड एक गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाएगा वहाँ पे। अगर फेक होगी तो बिल्कुल जो इतना आपने 300% का टैक्स लगाया हुआ है, 200% का टैक्स लगाया हुआ है, और हर बजट में जो 100% इंक्रीज होता है इस इंडस्ट्री पे टैक्स, तो वो अगर उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगी तो एटलीस्ट पूरी एक एज ए होल नेशन इफेक्ट पड़ेगा। सो टोबैको के उस इंडस्ट्री ने बेसिकली कहा है कि जो गवर्नमेंट का मेजर्स लिए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं हैं, और उन्होंने कहा है कि जी जो हमारे लार्ज स्केल प्रोडक्शंस जो पाकिस्तान के अंदर है टोबैको प्रोडक्ट्स की, वो 40% गिरी है इस वजह से, बिकॉज उनको वो बिक ही नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली कांट प्रोड्यूस, वो स्मगल्ड हो रही हैं सिगरेट्स, फेक सिगरेट्स बिक रही हैं। तो ये जो एक बहुत हमारे इकोनॉमी का एक बहुत वाइटल सेक्टर है टोबैको इंडस्ट्री, एक बहुत फ्लरिशिंग और बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, वो सफर कर रहा है इस वजह से। मेजर चंक दे रहा है टैक्स वो आपकी रेवेन्यू में। बिल्कुल। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसके अलावा जो हमने ये जो सेक्टर्स और इकोनॉमी के डिस्कस किए हैं उनमें उसके अलावा मेरे ख्याल से बिटकॉइन एक बहुत आजकल एक चल रही है, बहुत बात हो रही है क्रिप्टो की, बिटकॉइन की। तो ये इस बारे में क्या है? ग्लोबल मेरे पास कुछ दो टॉप न्यूज़ है जो इस हवाले से काफ़ी एक ट्रेंडिंग जा रही थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि बिटकॉइन का जैसे आपको पता है कि एक काफ़ी हाइप भी बनी हुई है और काफ़ी प्रॉमिसिंग एक वे भी है इन्वेस्टमेंट का।
तो उस हवाले से ये खबर ये है कि लोग एंटर करें इस बिल्कुल फील्ड में, और पाकिस्तान के काफ़ी एक जो यूथ है वो इस तरफ ऑलरेडी इसमें इस हवाले से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। इजी वे है वहाँ पे, थोड़ा स्टडी तो इजी इस काइंड ऑफ के आप एक बैठे बिठाए अपना एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें मॉनिटर कर सारा कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से खबर ये है कि जो बिटकॉइन की वैल्यू थी जो इस साल के स्टार्ट में $48,000 पे टच की थी, वो इस वक्त $40,000 से भी नीचे गिर चुकी है। जो सडन एक डिक्लाइन आया उसके हवाले से मैं आपको फर्दर बताऊंगा। और इस वक्त जो करंट स्टैंडिंग है बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन का जो रेट चल रहा है वो $38,900 पे चल रहा है वहाँ पे। तो इसमें जो मेजर रीज़न ये बताई गई है कि ये इस वक्त बिटकॉइन जो एक कॉइन है इसमें एक हालविंग फेज चल रहा है। हालविंग फेज ये होता है कि बिटकॉइन का एक जब इस्टेब्लिश हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद एक वाइट पेपर जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आपको जैसे बताता चलूँ थोड़ा बैकग्राउंड कि बिटकॉइन जो माइनिंग होती है यानी बिटकॉइन एक लिमिटेड नंबर में जनरेट होगा और हर साल एक मुकर्ररा जो उनकी तादाद है वो रिलीज़ की जाएगी वहाँ पे, और उसके हवाले से कुछ माइनिंग भी होती हैं और उसमें हर कोई जिसके पास एक कंप्यूटिंग पावर है वो इस हवाले से कंट्रीब्यूट कर सकता है उसकी माइनिंग में। और बिटकॉइन जो आप जो इनके साथ कोई कंट्रीब्यूट कर रहा होता है माइनिंग में उनको वो शेयर भी देते हैं क्योंकि रिसोर्स उनके इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जनरेशन इनके लिए हो रही होती है। तो एक हालविंग पीरियड ये आता है कि जो माइनिंग करने वाले हैं उनकी जो वैल्यू उसको दी जाती है वो हाफ कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये एक सडन डिक्लाइन आता है। और साथ और ये डिक्लाइन एक टेम्परेरी होता है, मतलब जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इस साल के शुरू में बिटकॉइन की जो वैल्यू थी 48 पर टच की और सडन जो 38 पे आगे गिरी है। तो आगे ये रीटेस्ट फेज के बाद, हालविंग फेज के बाद ये 58,000 को भी टच करने जा रही है। बिटकॉइन के अपने बीच में ये माइनिंग की बहुत बात की है। ये माइनिंग मतलब मुझे से इंसान को अगर माइनिंग अगर ले में बात की जाए तो माइनिंग इस काइंड ऑफ के एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटिंग पावर यूज होती है और एक बिटकॉइन जनरेशन की जाती है वहाँ पे। एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है वहाँ पे, तो उसमें हर बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर उसके पास कुछ कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स है और सारे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। तो उस हवाले से जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें तो बिटकॉइन आपको शेयर भी देता है उस हवाले से। तो उस शेयर में हर 4 साल बाद एक टेस्ट फेज के बाद कमी की जाती है कुछ दौरानिए के लिए, फिर उसके बाद उसको रीलॉन्च दोबारा किया जाता है वहाँ पे। ये जो माइनिंग के प्रोसेस इसमें क्या जिन लोगों के पास ऑलरेडी बिटकॉइंस होते हैं क्या वो थ्रो करते हैं मार्केट के अंदर, क्या होता है, हाउ डज इट वर्क? सो ये थोड़ी कम्प्लेक्स है, इसके हवाले से मेरे ख्याल में हमें कुछ मजीद एक सेपरेट शो करना चाहिए। लेमैन में यही है कि अगर ये कंप्यूटिंग आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए मैसिव लेवल पे, उसके बाद आप उन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके उसमें बिटकॉइन की माइनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे, और एक प्रॉपर एक माइनिंग का एक प्रोसेस होता है वहाँ पे जिसके बाद जनरेट किया जाता है। ठीक है, बिटकॉइन इसके बाद हम मेरे ख्याल से अपने नेबर्स के पास चलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के हवाले से काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने स्टॉक मार्केट में हांगकांग को सरपास कर दिया, ओवरटेक कर लिया है, और इंडिया पूरी ग्लोबली 4th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट बन गई है वहाँ पे। और अगर मैं करंट स्टैंडिंग स्टॉक की बात करूं तो इंडिया का जो करंट स्टैंडिंग स्टॉक है वो $4.33 ट्रिलियन पे स्टैंड करता है, और जबकि जो हांगकांग का है वो $4.29 ट्रिलियन पे स्टैंड करता है वहाँ पे। और इसके साथ सरपास करने के बाद ये 4th बिगेस्ट जो इक्विटी मार्केट बन गई है इसके वजह से। आई थिंक इंडिया अब चाइना को तो सरपास कर गया, ये करने वाला है कि इट्स बिकमिंग अ हब फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की डार्लिंग बन गया इंडिया। तो अब चाइना के बाद लोग चाइना में इन्वेस्ट करते थे, अब लोग इंडिया के पास जा रहे हैं। उसमें ये वजह है कि एक तो एक चीप लेबर फोर्स उनको मिल रही है वहाँ पे, एक इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट है, और चाइना और जो इंडिया है वो उसको चाइना को भी सरपास कर दिया आबादी के लिहाज से वहाँ पे। तो जब आबादी ये बढ़ती है तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो आए करते हैं कि इन चीप लेबर की तरफ वहाँ पे। तो जैसे आपने देखा होगा कि पिछले मंथ, ये 2 या 3 मंथ पहले वहाँ पे एप्पल ने भी अपनी जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो भी इंडिया में शिफ्ट की, और जो आईफोन 14 आया उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई थी काफ़ी हद तक इंडिया में भी, और चाइना को लोग डिच करके जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में जा रहे हैं। और इसकी भी काफ़ी मेन रीज़न है कि वो इमर्जिंग एक मार्केट बनता जा रहा है, और आइंदा चंद वर्षों में वो मज़ीद फ्लरिश करेगा और चाइना को भी सरपास। मतलब आप देखें कि ग्लोबल जो पावर डायनामिक्स हैं, चाइना इंडिया हालांकि नेबर्स हैं, उनके बीच में कितना ही टसल चल रहा है कि कभी चाइना कभी इंडिया कभी। बिल्कुल। तो अब इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग इट कैन, एवरीथिंग इट वांट्स कि चाइना को सरपास एक तो इकोनॉमी के हवाले से भी कर जाएं, बट इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाइना ना जाएं, इंडिया में इन्वेस्ट करें, जो कि हो भी रहा है। बिल्कुल। सो आई थिंक इंडिया इज प्रॉब्ली डूइंग वंडर्स, जो हमें कम से कम नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। वो जहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो साथ
लिंक्डइन एक एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बिल्कुल। जहाँ पे लोग जॉब हंट करते हैं, उस हवाले से एक बड़ा प्रोफेशनल नाम है और काफ़ी क्रेडिबल नाम है। बिल्कुल। तो वो बहुत लोगों को jobs वहाँ से मिली हैं। गाए बगाए वो अपनी जो यूजर्स हैं उनको गाइड भी करता रहता है, और इसी हवाले से उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें जॉब्स ऑन द राइज इसको टाइटल दिया गया है। 2023 की लिस्ट में उन्होंने ये बताया कि 2024 में जो जॉब्स आपको ज़्यादा और कम टाइम में एक अच्छी ज़बरदस्त इनकम जनरेट करेंगे, उनकी लिस्ट जारी की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये बताया कि इस लिस्ट में बताया कि जो चीफ ग्रोथ ऑफिसर है उसकी एक फील्ड इमर्ज होगी 2024 में, और उसके साथ साथ ये बताया गया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम एनालिस्ट, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट और एडवांस्ड प्रैक्टिस प्रोवाइडर्स, राइट। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो जॉब 2024 में एक लोगों को ऑप्ट करनी चाहिए, एक न्यू फील्ड है, ये भी बताया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और साथ AI कंसल्टेंट और रिक्रूटर। एज ए रिक्रूटर आप HR को जो आप कंसेप्ट डील हो गया रिक्रूटर में, जिसको एक टैग दे दिया गया है, वो भी इमर्जिंग फील्ड है। सो यानी AI की भी ऑब्वियसली डिमांड अब बढ़ती ही जा रही है ग्रेजुअली, और बिकॉज़ अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो 2 बार एक AI कंसल्टेंट, एक AI इंजीनियर, इसको परमानेंट मेंशन किया गया। राइट। वही आई थिंक लास्ट टाइम हमने बात की थी कि AI पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होगी, बहुत ग्लोबल कंपनीज की भी, और जो टेक कंपनीज हैं ऑब्वियसली वो तो कर ही रही हैं, एंड अब हर किस्म की जो सेक्टर की कंपनी है उसमें AI की डिपेंडेंस और AI पे रिलायंस अब बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ज़ाहिर जॉब्स कट भी रही हैं, बिकॉज अब सारी मशीन से जनरेट हो रही जॉब। ये जो लिस्ट आपने लिस्ट शेयर की है इसको फर्दर हम डिटेल में करेंगे, ताकि ये जो लिस्ट जारी की गई है बिल्कुल इसमें काफ़ी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, और आई थिंक आई श्योर कि आपको भी पता नहीं होंगी वहाँ, और ये स्किल किसी को लेनी है या किसी के पास ऑलरेडी है तो वो कहाँ से वेस्ट में बहुत इनकी डिमांड है, इन जॉब्स के होने वाली भी है आगे जो 2024 में लिंक्डइन के हिसाब से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अब बिल्कुल मार्केट चेंज हो रही है और न्यू जॉब्स आ रही हैं, जिसके हवाले से मेरे ख्याल में एक प्रॉपर डिटेल दे और लिंक्डइन ने ये लिस्ट जो जारी की उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि जी 68% ऑफ जो ये सारी जॉब्स हैं ये 20 साल पहले तक तो ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो ये सारी जो है लेटेस्ट फिनोमेनन है, हर साल न्यू जॉब्स आ रही हैं, मार्केट की नीड एक तब्दील होती जा रही है AI टेक्नोलॉजी की वजह से और दीगर मामलात की वजह से। कोविड के बाद तो मुकम्मल शिफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल, और लेस रिलायंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स एंड मोर रिलायंस ऑन मशीन की तरफ जा रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। तो नाजरीन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कल एक बिजनेस आवर के नई एपिसोड के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर डिटेल्स एंड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर इकोनॉमीज। स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस आवर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।